हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं न्यूटन एकेडमी में। अपन ने कल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था नर्नस्ट इक्वेशंस। आज अपन नर्नस्ट इक्वेशन की सहायता से अपन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जिसको अपन साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं, अभी मैं समझाऊंगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो क्या होती है, साम्य अवस्था होती क्या है और उसका कांस्टेंट जो है उसको अपन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, साम्य अवस्था होती क्या है। तो सबसे पहले उसी को समझते हैं। और साम्य अवस्था पर किसी सेल का जो पोटेंशियल होता है, किसी सेल का विभव जो होता है वो कितना होता है, ये चीज़ समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा सेल। तो एक सेल का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर डेनियल सेल का। डेनियल सेल की अगर अपन बात करें तो एक आपका जो पात्र होता है उसके अंदर अपन लेते हैं ZnSO4 और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो अपन लेते हैं जिंक का। ये सब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। डेनियल सेल को पूरा बनाना मैंने सिखा दिया है। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको समझ लें, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आने वाला है। फिर दूसरा चेंबर में अपन लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट जो अपन यहाँ पर विद्युत अपघट्य के लिए लेते हैं, और एक इलेक्ट्रोड लेते हैं जो अपना है कॉपर का। इलेक्ट्रोड आपका काय का रहेगा, कॉपर का आपका इलेक्ट्रोड रहेगा। तो ये हो गया अपना कॉपर की छड़, ये हो गई आपकी जिंक की छड़। इसमें आपने लिया ZnSO4, यहाँ ले लिया आपने CuSO4, ठीक है। अब जब जिंक और कॉपर को अपन इलेक्ट्रोड के रूप में जब जोड़ देते हैं, एक वोल्ट मीटर से होते हुए अगर इनको एक वायर से जोड़ दिया जाए तो आप लोग जानते हो कि जो कॉपर है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है जिंक के कंपेयर में ज़्यादा होता है। इसका प्लस में 0.34 होता है और इसका माइनस 0.76 होता है ना। रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करो तो इसका कितना होता है, 0.76 माइनस में होता है। कॉपर की अगर बात करें तो 0.34 प्लस में होता है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब इस पर रिडक्शन होगा। मतलब सीधी सी बात है कि ये आपका कैथोड बन जाएगा, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। और ये आपका जो है ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उस पर रिडक्शन होता है, जिसका कम होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है। और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो आपका क्या हो गया, एनोड, और जिस पर रिडक्शन हो गया वो आपका क्या हो गया, कैथोड। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके एनोड से कैथोड की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये भी आपको समझ में आता है। अपन यहाँ पर बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सपोज मान लो कि अपन यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं किया है, तो देखो इस सेल में क्या होने वाला है। यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रोसेस होती है, यहाँ रिएक्शन होता है। आपका Zn जो होता है ये कन्वर्ट होता है Zn2+, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि ये जो जिंक का रोड है ये यहाँ पर लिक्विड में यानी इस इलेक्ट्रोलाइट्स में Zn2+ को क्या करने वाला है, फ्री करने वाला है। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है आसानी से समझ में आए। तो Zn2+ यहाँ पर बनता जा रहा है। इसके अपोजिट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशंस के अंदर Cu2+ है, ये Cu2+ जो है इस इलेक्ट्रोड पर जा रहा है। बात को समझना, इस इलेक्ट्रोड पर Cu2+ जा रहा है और यहाँ पर जाकर ये क्या हो रहा है, उदासीन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये Cu2+ जो है ये वहाँ से आने वाले यानी एनोड से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है यानी गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, Cu सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ऐसा यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो सीधी सी बात है ये Cu जो है इस पर आकर एब्जॉर्ब होने लग जाएगा पूरे तरीके से। तो आप लोग देखोगे कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशंस के अंदर जो ये आयन है Cu2+ आयन है, इनका सांद्रता जो है वो कम होती जा रही है। कंसंट्रेशन लिखता हूँ, सांद्रता के लिए मैंने यहाँ लिखा कंसंट्रेशन। यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसका Cu2+ जो है ये इलेक्ट्रोड पर जाकर अधिशोषित होता जा रहा है। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ है वो लगातार इस इलेक्ट्रोड पर जाकर एडजॉर्ब हो रहा है, मतलब ये उदासीन होता जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि इस विलयन के अंदर जो Cu2+ का कंसंट्रेशन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आयन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, समझना बात को ध्यान से। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये जिंक जो है Zn2+ इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करता जा रहा है, और डिसोल्व करता जा रहा है। यहाँ पर Zn2+ विलयन के अंदर Zn2+ का कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो बढ़ता जा रहा है। ये 2 बातें आपको समझनी है। पहले तो क्या कहा मैंने, यहाँ पर इस विलयन के अंदर यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, विलयन मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य अपन का है। तो जो कैथोड की साइड अगर बात करोगे तो कैथोड पे यहाँ क्या हो रहा है कि जो Cu2+ है ये उदासीन होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर आयनों की सांद्रता लगातार यहाँ पर जब अपचयन होता जा रहा है तो यहाँ आयनों की सांद्रताएं कम होती जा रही है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर आयन की सांद्रता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप इक्वेशन से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर लगातार Zn2+ बनता जा रहा है और यहाँ पर Cu2+ जो है ये उदासीन होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर आयन का सांद्रता बढ़ती है और यहाँ पर आयन की सांद्रता कम होती है और यहाँ पर आयन की सांद्रता बढ़ती है। इससे क्या होगा,
इसका विभव, आयन की सांद्रता बढ़ रही है मतलब इसका विभव जो है वो भी क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा। लगातार इसका विभव जो है वो बढ़ता जाएगा और इसका विभव जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पहले इसका विभव ज़्यादा था, इसका विभव कम था, अब इसका विभव क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, इसका विभव क्या होने लग गया, कम होने लग गया। और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब इस पूरे सेल का जो वोल्टेज है, विभव जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और यहाँ पर लगातार Cu2+ का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ले जाते लिए का नियम आपने पढ़ा है कि अभिक्रिया उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में वो जो है, जो फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है उसको क्या करती है, जीरो करती है। मतलब यहाँ पर लगातार Zn2+ बनता जा रहा है और जब यहाँ Zn2+ की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी तब ये Zn जो है Zn2+ बनाना बंद कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर विलयन के अंदर Zn2+ की सांद्रता बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका विभव जो है जीरो हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड से कैथोड की ओर बंद हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को ही साम्य अवस्था कहा जाता है, सेल की साम्य अवस्था इसी को कहते हैं। और इसके लिए जब इक्वेशन लिखी जाती है तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, देखो ये Zn है, इधर आपका Zn, यहाँ इक्वेशन में लिख रहा हूँ Zn प्लस ये आपका Cu2+, ठीक है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन इस तरीके से रिवर्सिबल है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन की रेट इक्वल हो गई है। मतलब यहाँ पर ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका Zn2+ प्लस Cu, तो ये आपने यहाँ पर जो सेल के रिएक्शन लिखा है ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो साम्य अवस्था का मतलब आपको समझ में आ गया कि लगातार कैथोड पर आपको क्या डेफिनेशन लिखना है उसको समझ लें। लगातार कैथोड पर अपचयन होने के कारण Cu2+ है ना, विद्युत अपगति के अंदर Cu2+ का कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है वो कम होती जा रही है और एनोड पर लगातार ऑक्सीकरण होने के कारण Zn2+ यानी आयनों की सांद्रता जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे एनोड का विभव बढ़ता जाता है और कैथोड का विभव जो है वो कम होता जाता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब विभव जो है वो जीरो हो जाता है तब यहाँ पर एनोड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो कैथोड की तरफ बंद हो जाता है और इस सिचुएशन को, इस अवस्था को साम्य अवस्था कहा जाता है। तो अब आपको साम्य अवस्था तो समझ में आ गया कि साम्य अवस्था किसको कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है, अगर डाउट है तो इस वीडियो को आप 3 बार देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी भी आपका नर्नस्ट इक्वेशन पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ। नर्नस्ट इक्वेशन उस दिन खत्म हो गया, अब उसके जो यूज़ हैं उससे अपन क्या क्या पता कर सकते हैं, ये भी स्पेशल आपका टॉपिक है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा से भी आपको उसका रिलेशन बताना है और नर्नस्ट इक्वेशन की सहायता से आप किस तरीके से साम्य अवस्था स्थिरांक पता कर सकते हो सेल का, सारी चीज़ें सीखना है, इसलिए आप इनको समझे ध्यान से। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। इसीलिए इसी चीज़ को रोकने के लिए अपन यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज लगा देने से क्या होता है कि आयनों का कंसंट्रेशन जो चेंज हुआ है ये चेंज नहीं होगा और सेल आपका लगातार काम करता रहेगा, इसलिए सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर लगाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया जाता है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट आपको समझ में आ गया है, तो अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो साम्य अवस्था तो समझ में आ गई, साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होता है उसको समझते हैं। जब साम्य अवस्था होती है तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, यहाँ पर ये आपका एक्वस है और ये आपका सॉलिड है, ठीक है। तो साम्य अवस्था स्थिरांक को अगर मैं कैसी से लिखूँ, ठीक है, तो कैसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, जब भी सेल के लिए आपको साम्य अवस्था स्थिरांक निकालना है तो आप जो उस सेल के लिए जो साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट में जो उसका इक्वेशन है उसका उत्पाद के अपोन में आप क्या लिखेंगे, अभिकारक, प्रोडक्ट के अपोन में आप क्या लिख दो, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपका देखो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की सक्रिय सांद्रता लिखनी पड़ेगी। तो सक्रिय सांद्रता लिखेंगे अपन Zn2+ एक्वा से सक्रिय सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, फिर एको यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, Cu, तो ये भी आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉलिड है, ठीक है। फिर अपोन में आप लिखेंगे ये दोनों आए, यहाँ पर आपको देखो अपोन में क्या है, Zn है की सक्रिय सांद्रता और Cu2+ की सक्रिय सांद्रता, Cu2+ की ये एक्वस है इसकी सक्रिय सांद्रता, ये आपने लिख लिया। अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर ले। मैंने आप लोगों से कहा, आप लोगों को पहले सिखाया था कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में जो होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता जो होती है वो इकाई होती है। तो Cus वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, कैसी इज इक्वल टू आपका बचेगा Zn2+ एक्वस की सक्रिय सांद्रता अपोन में आपका बचेगा Cu2+ एक्वस इसकी सक्रिय सांद्रता। तो ये होता है साम्य अवस्था स्थिरांक। आपको वैल्यू कैसे निकालना है, आपको इसका कंसंट्रेशन पता है, इसका कंसंट्रेशन पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका साम्य अवस्था स्थिरांक आ जाएगा। चलिए अब इससे क्या पता चलता है, साम्य अवस्था स्थिरांक से क्या पता चलता है। तो देखो मैंने आप लोगों से कहा था
कि ये कंसंट्रेशन चेंज होता है, इसके साथ साथ विभव भी चेंज हो रहा है। एक समय ऐसा आता है कि विभव जो है 0 हो जाता है, तो आपका जो विभव है, पर्टिकुलर सेल का जो विभव है, उस विभव को देख के आप ये पता कर सकते हो कि अभिक्रिया जो है किस हद तक कंप्लीट हो गई और कितने समय के बाद वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब विभव जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये इससे पता चल जाता है, क्योंकि सांद्रताओं का ही अपन यहाँ पर डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे अपन चलते हैं गिब्स ऊर्जा के साथ इसका क्या रिलेशन है साम्यावस्था स्थिरांक का, और जो साम्यावस्था स्थिरांक है इसको अपन नर्नस्ट इक्वेशंस के द्वारा कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लो कि आपके पास वही सेल इक्वेशन है Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस कन्वर्ट हो रहा है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में, है ना। साम्यावस्था कांस्टेंट की बात करेंगे तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यही अपने पास सेल इक्वेशंस है, ठीक है। अब जो अपना कैसी आया था वो मैं लिख देता हूँ। कैसी इज इक्वल टू, इसके लिए आपका क्या आया था, आपका आया था Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस। ये आपका कैसी का वैल्यू आया था, साम्यावस्था स्थिरांक का आया था। इसकी भी जरूरत लगी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए इस सेल इक्वेशंस के लिए अपन नर्नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो नर्नस्ट इक्वेशन की बात अगर करें तो नर्नस्ट इक्वेशन आपका क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सेल के लिए लिखना मैंने सिखाया था, ठीक है। फिर माइनस 2.303 RT अपॉन NF। अब ये हो जाएगा आपका लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2.303 लिख दिया है, माइनस में लिखा है। तो मैंने आप लोगों से कहा था जब आप माइनस लेते हो तो और सेल के लिए अगर आपको लिखना है तो ऊपर आता है एनोड आयन और अपॉन में आता है कैथोड आयन। तो यहाँ पर एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक। तो जिंक का आयन क्या है, Zn2 प्लस, तो ऊपर अपन लिखेंगे Zn2 प्लस एक्वस। प्रीवियस वीडियो देख लें आप ढंग से, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आने वाली है। और अपॉन में अपने को लिखना पड़ेगा Cu2 प्लस एक्वस। तो चलिए ये कैथोड आयन लिखेंगे, तो कैथोड आयन क्या है, Cu2 प्लस एक्वस। तो ये हो गया आपका इक्वेशन बन गया। अब यही इक्वेशन अगर अपन बात करते हैं साम्य अवस्था पे, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करते हैं, साम्य अवस्था पे अगर अपन बात करें तो मैंने कहा था साम्य अवस्था जब आती है तब क्या होता है कि सेल जो होता है उसका विभव जो है शून्य हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का एनोड से कैथोड की ओर प्रवाह जो होता है वो बंद हो जाता है। मतलब यहाँ पर विभव जो है यानी ई सेल जो है वो क्या हो जाता है, जीरो। साम्य अवस्था पर आपका ई जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बस ये वैल्यू आप रख दो। चलिए वैल्यू रखते हैं, ई सेल आपका जीरो हो गया तो यहाँ जीरो लिखो। फिर आपका ये हो जाएगा ई नॉट सेल, ये तो फिक्स होता है ना, ये तो चेंज हो गई नहीं। ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। फिर आपका लोग Zn। अब देखो यहाँ पर Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस, ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस मतलब क्या होता है, साम्य अवस्था स्थिरांक होता है। तो यहाँ पर अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Kc। तो देखो अब नर्नस्ट इक्वेशन में आपका क्या गया, साम्य अवस्था स्थिरांक है। बस इसका वैल्यू आपको निकालना है। इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे करना है चलिए करते हैं। चाहो तो आप इन सब का वैल्यू रख सकते हो, 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू रख सकते हो, है ना। अगर इनका वैल्यू भी मैं रखता हूँ तो देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये पूरा माइनस का वैल्यू, इतना सारा वैल्यू इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं ई नोट सेल इज इक्वल टू, ये इधर है, अब ये पूरा इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको प्लस का लिख देता हूँ, 2.303 RT अपॉन NF log Kc, ठीक है। उसके बाद अपन इसको यहाँ सोल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए आप कि 2.303 RT और F सबका अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ तो मैंने आपको कहा था क्या आता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 ये आता है, और अपॉन में आपका बचेगा n। तो n का वैल्यू भी आप इस इक्वेशंस के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 यहाँ पर, ठीक है। और आपका बचेगा यहाँ पर log Kc। अब यहाँ से log Kc का वैल्यू अपन निकाल देते हैं, तो log Kc इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये अपॉन में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ई नोट सेल n अपॉन 0.0591। तो ये आपका log Kc का वैल्यू यहाँ पर आ गया। चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये पूरा आप ऐसा कैसा रख सकते हो, ठीक है। यहाँ वैल्यू नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा, 0.059 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, आप पूरा भी लिख सकते हो। अगर पूरा लिखेंगे तो क्या आने वाला है वो भी बता देता हूँ, log Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ पर आपका पूरा आ जाएगा NF और अपॉन में आ जाएगा
303 RT। समझ गए? तो ये आपका क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक। जब भी अपने को निकालना पड़ेगा तब अपने को इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो ये आपका नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से अपन लोग कैसी, मतलब आप बोल सकते हो कि साम्य अवस्था स्थिरांक का वैल्यू जो है आप इससे निकाल सकते हो नर्नस्ट इक्वेशन के द्वारा। किसी भी सेल का साम्य अवस्था स्थिरांक नर्नस्ट समीकरण से निकालना है तो आपको ये सोल्व करके देना है। ठीक है, यहाँ मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम आने वाली, बस यहाँ पर इसकी जगह आपका कैसे आ गया है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चलिए आगे और देखते हैं। इसका गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, अभी मैं समझाने वाला हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी और उसका और इसका साम्य अवस्था स्थिरांक का दोनों का क्या रिलेशन है उसको भी सीखते हैं। तो आप लोग देखेंगे अगला टॉपिक आपका क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है सेल का, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं और इसको अपन ई सेल से डिनोट करते हैं। ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ पहले ही कि ई सेल होता क्या है। अब गिब्स मुक्त ऊर्जा की अगर बात करें तो मुक्त ऊर्जा को अपन फ्री एनर्जी को अपन जी से डिनोट करते हैं। अगर ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपन डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का मतलब तो ये मैंने समझा दिया। अब मुक्त ऊर्जा होती क्या उसको अपन समझेंगे। आपका कोई सेल होता है, अभी जस्ट मैंने समझा था, सेल आपको समझाया था। एनोड होता है, कैथोड होता है और इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब डैनियल सेल होता है उससे विद्युत ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। और जब कोई सेल जो होता है जो उसकी विद्युतीय ऊर्जा जो वो मुक्त कर रहा है उस ऊर्जा को अपन उसका कार्य भी बोल सकते हैं। वो सेल के द्वारा किया गया कार्य, कि कोई सेल में जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है या कितना कार्य उसके द्वारा हो रहा है। ऊर्जा और कार्य एक ही चीज़ होती है। यदि मैं सेल के बारे में अगर बात करूं, मान लो आपका कोई डैनियल सेल है, उसके द्वारा जो वर्क हो रहा है यानी उसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न हो रही है, सेल विद्युत रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है, तो वो ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है उसको अपन मैं डब्ल्यू बोल दूँ। डब्ल्यू कौन सी है, विद्युतीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, विद्युतीय ऊर्जा, या ये सेल का कार्य भी है। ठीक है, तो कोई सेल जो है उसके द्वारा कितना कार्य होता है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो W इज इक्वल टू आप लिखो सेल कितना वोल्टेज का एनर्जी फ्री कर रहा है, यानी ई सेल इनटू सेल के परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। इसको ध्यान से समझ लेना। किसी सेल के द्वारा किया गया कार्य को कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला है कि सेल के द्वारा अधिकतम कितना कार्य किया जाएगा। ई सेल मतलब सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या कह सकते हैं विद्युत वाहक बल कितना है और उसके परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वही सेल के द्वारा किया गया कार्य है। तो अगर इसको अपन सोल्व करें तो W इज इक्वल टू अगर मैं लिखूं तो ई सेल इनटू परिपथ में प्रवाहित होने वाला आवेश। आवेश की मात्रा को अपन कैसे पता करेंगे, मान लो जैसे कोई सेल अभिक्रिया हो रही है, जैसे आपका Zn से आपका Zn2+ बन रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आपका मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, जिसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, N से। ठीक है, और एक और चीज़ अपन यहाँ पर लिखेंगे फैराडे, मतलब एफ, ये फैराडे आवेश हो गया और एन जो है यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। तो ये एन एफ आपका क्या हो गया, परिपथ में प्रवाहित होने वाला आवेश। इतना आवेश आपका प्रवाहित होगा। एन की जगह आप 2 लिख दो। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश की अगर अपन बात करें तो 96,500 कूलाम आवेश होता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का एफ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आवेश उसमें प्रवाहित हो रहा है। ई अपन ने यहाँ पर लिख दिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अपन ने ई सेल से डिनोट कर दिया। तो इतना कार्य किसी सेल के द्वारा होता है। एक चीज़ आप सबसे पहले तो ये समझ जाए। ठीक है, और ये कार्य क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है। और यही ऊर्जा जो है, इसी ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, सेल के द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जा। तो यदि W की जगह अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डेल्टा G, तो डेल्टा G इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई सेल इंटू एन एफ। डायरेक्ट लिख देता हूँ, इंटू लगाने की जरूरत नहीं, ई सेल एन एफ, ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपको समझना है कि यदि किसी सेल के द्वारा कार्य किया जाता है, पूरी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे मैंने ये कैसे किया है। जब किसी सेल के द्वारा कार्य किया जाता है, आपने पढ़ा होगा कि जब किसी तंत्र के द्वारा कार्य जो होता है वो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और शून्य होता है। तो जब किसी तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस तंत्र की ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। तो कार्य जो होता है वो नेगेटिव होता है।
तो यहाँ जो ये ऊर्जा आने वाली है वो कैसे आने वाली है, नेगेटिव आने वाली, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि सेल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सेल के द्वारा एनर्जी मुक्त की जा रही है, तो डेल्टा जी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा डेल्टा जी का वैल्यू जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, जीरो होता है तब क्या होता है। तो आपको यहाँ समझना है कि सेल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सेल एनर्जी को मुक्त कर रहा है, तंत्र के द्वारा एनर्जी मुक्त की जा रही है, मतलब उसकी एनर्जी में कमी हो रही है, इसलिए अपन यहाँ क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे, डेल्टा जी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये सारी बातें अगर अपन मानक परिस्थिति में करते हैं, मतलब यहाँ पर आपका अभिकारक, सेल का जो आपका अभिकारक यूज हो रहा है और जो उत्पाद बन रहा है, ये दोनों अगर मानक अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, मानक अवस्था। मानक अवस्था मैंने आप लोगों को समझाया था, सेल जो आप बना रहे हो वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है, उसका कंसंट्रेशन वहाँ पर 1 m है। इसी कंडीशन में अगर बात करें तो जो वहाँ पर विभव आने वाला वो कौन सा होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। मतलब मैं यहाँ ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई नोट लिख सकता हूँ। तो सेल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो भी कौन सा हो जाएगा, मानक। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस ई नोट सेल इंटू एन एफ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो ये आपका मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और सेल के इलेक्ट्रोड विभव में ये संबंध होता है, ये मानक परिस्थिति के लिए, ये नॉर्मल परिस्थिति के लिए। तो ये एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि इस मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में और आपका जो अपन ने यहाँ पर साम्य अवस्था स्थिरांक निकाला था उसमें क्या संबंध होता है, ये आपको समझ में आया ना। यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि सेल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है, W जो होता है वो ई सेल यानी सेल के विद्युत वाहक बल और परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब विद्युत वाहक बल को तो अपन ने ई सेल से लिख दिया, और परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश की अगर मैं बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, वही उसका आवेश है। तो n इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना होता है, एक फेराडे के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया NF। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2F हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन 3F हो जाएगा। F का वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है। फिर मैं यहाँ बात करूँ कि जो सेल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कार्य मतलब ऊर्जा, उसके अंदर जो विद्युतीय ऊर्जा निकल रही है वही उसका कार्य है। तो विद्युतीय जो ऊर्जा उसके अंदर मुक्त हो रही है उसको अपन ने डेल्टा जी लिख दिया। और मैंने कहा कि जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो जो तंत्र है उसकी ऊर्जा में कमी आ रही है, तो मुक्त ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ई सेल एन एफ। यहां तक भी आपको समझ में आता। फिर कहा मैंने कि जब अभिकारक उत्पाद दोनों मानक अवस्था में है, तो मानक अवस्था के लिए अपन क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड हो जाते हैं। तो डेल्टा जी नोट हो गया इज इक्वल टू ई नोट हो गया, और आपका एन एफ ऐसा कैसा है। तो ये तो आ गया मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आपका। जो आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विद्युत वाहक बल में और मुक्त ऊर्जा में क्या संबंध है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन कि जो आपका मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है और आपका जो स्थिरांक है साम्य अवस्था, इन दोनों में क्या संबंध है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 स्टेप में आपका सोल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू रखना है। ये ई नोट सेल का आपको यहाँ पर क्या रखना है, वैल्यू रखना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं ई नोट सेल का वैल्यू निकालता हूँ तो देखो आपका ई नोट सेल का वैल्यू क्या आने वाला है। चलिए यहाँ से अपन ई नोट सेल का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो क्या आएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू ये log Kc आपका इधर ही है, log Kc, और ये अपोन में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2.303 RT, अपोन में आपका क्या रहेगा, है ना, ये मल्टीप्लाई में तो ये अपोन में चला जाएगा, तो NF आपका अपोन में आ गया। तो ये ई नोट का मैंने यहाँ से क्या कर लिया है, वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, तो और यही वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशंस में रख देंगे। तो चलिए इस इक्वेशंस में ये वैल्यू रखते हैं। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस ई नोट सेल, ई नोट सेल की जगह अपन ये लिख सकते हैं log Kc 2.303 RT अपॉन NF इंटू में आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, NF दिख रहा है। तो ये NF अब आप समझ ही रहे हो, NF से NF आपका कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू देखो आपका क्या आ गया, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस log Kc 2.303 RT। यही आपका डेल्टा जी यानी मुक्त ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक में संबंध होता है। ठीक है, अब इसको और आप ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको सोल्व करने का जरूरत है। यहीं आपका हो गया, ये संबंध हो गया। डेल्टा जी नोट ये रहा, log Kc आपका ये रहा, साम्य स्थिरांक ये रहा, ये इससे कितना ज़्यादा है 2.303 RT, इसका मल्टीपल के इक्वल ये आपका होता है। इतना सब लिखना जरूर नहीं, बस आपको ये इक्वेशंस बताना है। तो ये बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना है आपको। जो आपका जो विद्युत वाहक बल और आपका मुक्त ऊर्जा में जो संबंध आया है, इसमें आपको जो ई नोट सेल जो है इसका वैल्यू आप रख दें, आपका सोल्व कर लें, तो ये हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, उनको समझना है। उससे पहले मैं आपको डेल्टा जी के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ, कुछ काम की चीज़ें बता देता हूँ, और उसके बाद अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी उसमें। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने, सोल्व करना आपको आना चाहिए।
मैंने अभी जस्ट कहा था कि डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव है, ठीक है, मतलब आपका सेल जो है उसका विभव की अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उसमें से एनर्जी निकल रहा है, तो ये सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आने वाला है। याद रखना है, यदि आपका मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन नेगेटिव है तो सेल जो है उसका जो ईएमएफ आने वाला है, विद्युत वाहक बल जो आने वाला है वो पॉजिटिव आएगा, और अभिक्रिया जो है वो स्वतः है, मतलब अभिक्रिया आपकी चलती रहेगी, उसमें से एनर्जी निकल रही, मतलब अभिक्रिया आपकी स्वतः होती रहेगी। तो आप डेल्टा जी की वैल्यू से पता कर सकते हो। यदि आप किसी सवाल को सोल्व करें, मान लो आपको कोई रिएक्शन दिया गया है और आपको उसका कुछ वैल्यू देके आपको डेल्टा जी का वैल्यू फाउंड करना है। अगर आपका डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो आप उस रिएक्शन के बारे में बोल सकते हो कि वो रिएक्शन स्वतः होगी। आपसे पूछा जाएगा कि आप इस रिएक्शन को देख के बताएं, इसकी डेल्टा जी की वैल्यू को देख के बताएं कि अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको डेल्टा जी का वैल्यू देखना, अगर वो नेगेटिव आती है तो अभिक्रिया जो है वो स्वतः हो जाएगी। यदि डेल्टा जी का वैल्यू अगर जीरो है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जीरो है, तो सीधी सी बात है उस सेल का विभव जो है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। अभी जस्ट मैंने कहा था साम्य अवस्था पे ऐसा होता है, साम्य अवस्था पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी सेल का वो क्या होता है? जीरो। मतलब आपकी अभिक्रिया कौन सी हो गई यहाँ पर? साम्य अवस्था वाली। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि साम्य अवस्था में सेल का जो विभव है वो जीरो हो जाता है, तो मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थर्ड कंडीशन होती है कि डेल्टा जी का वैल्यू जो पॉजिटिव हो जाए, मतलब तंत्र ऊर्जा ले रहा है, तंत्र ऊर्जा दे नहीं रहा है, तंत्र को ऊर्जा आप दे रहे हो, तंत्र को ऊर्जा दी जा रही है, मतलब तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, तो जो उसका ईएमएफ है वो क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है, और अभिक्रिया जो है वो अस्वतः होगी, मतलब रिएक्शन जो है वो खुद से नहीं होगी। तो ये आपको समझना है, ये वैल्यू से आपको समझ में आना चाहिए। डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो अभिक्रिया स्वतः होती है, डेल्टा जी का वैल्यू अगर जीरो है तो अभिक्रिया साम्य अवस्था पर रहेगी, और डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो अभिक्रिया जो है वो अस्वतः चलेगी। आपको इंग्लिश में अगर बताऊं तो स्वतः मतलब आपका यहाँ पर होता है स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होगी अगर डेल्टा जी का वैल्यू जो है नेगेटिव है, अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम, और अगर आपका पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखेंगे, उसका मैंने यहाँ पर सेल इक्वेशंस यहाँ पर लिख दिया है, उसमें आपको ई नोट एजी के लिए दिया हुआ है, मतलब एजी का अपचयन विभव दिया हुआ है और कॉपर का आपको अपचयन विभव दिया हुआ है, दोनों का अपचयन विभव दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि सेल आपको स्थिरांक पता करना है कि सेल स्थिरांक कैसे पता करें। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, तो इसको सोल्व करेंगे जब अपन, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो देख लेते हैं, ताकि अपने को पता चल जाए कौन कैथोड है कौन एनोड है, क्योंकि अपने को यहाँ पर उसकी ज़रूरत लगने वाली है। तो चलिए सबसे पहले सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर Cu से Cu2+ बन रहा है, समझ रहे हो आप, मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये आपका क्या है? एनोड है, समझ रहे हो ना। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 से 2+ हो गया, बहुत सिंपल है पता करना। तो यहाँ पर ये आपका एनोड की तरह काम कर रहा है, तो एक तरह इधर अपन एनोड लिखते हैं, इधर अपन कैथोड लिखते हैं। तो एनोड में क्या हुआ, जो CuS है वो कन्वर्ट हो गया Cu2+ में, एक्वस, ठीक है। फिर आपका आ गया सॉल्ट ब्रिज, मतलब ये आपका क्या हो गया? एनोड, ठीक है। फिर कैथोड में आपका क्या हुआ है कि आपका जो 2Ag+ था, 2Ag+ जो था ये एक्वस सॉल्यूशन था, ये आपका कन्वर्ट हुआ है 2Ag में, ठीक है। ये आपका सॉलिड है, ये आपका क्या हो गया? कैथोड हो गया। अब पहले अपन फॉर्मूला देख लेते हैं कि आपका जो है आपको स्थिरांक निकालना है, तो स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है? साम्य स्थिरांक log Kc इज इक्वल टू E0 सेल n अपॉन 0.0591, ये अपन ने पूरा कैलकुलेट करके लिख दिया था 0.0591, ठीक है। तो अपन बार बार यहाँ 2.303 RT नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 0.0, ऊपर मैंने F भी नहीं लिखा, तो 0.0591 ये वाली अपन यूज़ कर लेंगे। आपको ये निकालना है, साम्य स्थिरांक Kc का वैल्यू पता करना है, तो यही आपका फॉर्मूला है। देखो इसमें से आपके पास क्या क्या है उसको अपन यहाँ लिख देते हैं, क्या क्या आपको दिया है। तो अगर अपन देखें तो आपको यहाँ दिया हुआ है n का वैल्यू, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन Cu से Cu2+ बन रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, तो n इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 2 हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे आप E0 सेल आपको पता करना है, लेकिन आपको E0 सेल नहीं दिया है, तो E0 सेल आप कैसे निकालेंगे? मैंने आपको इसके लिए बताया तरीका। E0 सेल, जब भी आपको सेल का ईएमएफ निकालना है तब अपन क्या करते हैं, E कैथोड माइनस E0 एनोड, कैथोड में से एनोड माइनस करते, इसलिए मैंने कहा था आपको कैथोड एनोड पता करना पड़ेगा, कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो अब अपने को पता चल गया कि एनोड जो है आपका Cu वाला एनोड है और Ag वाला आपका क्या है? कैथोड है। तो Ag का आपको कितना दिया हुआ? 0.80, तो 0.80 में से अपन माइनस कर देंगे आपका एनोड वाला, एनोड क्या है आपका? कॉपर वाला, ये कितना है? 0.34,
ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ई नोट सेल, तो ई नोट सेल आपका आ जाएगा 0.46, ठीक है, ये भी प्लस में ही आएगा 0.46। तो चलिए अब आपके पास ई नोट सेल हो गया, एन का वैल्यू भी हो गया और आपका नीचे 0.591 है, तो बस इसको सोल्व कर लो। लोग के सी इज इक्वल टू ई नोट सेल आपके पास कितना आया 0.46 इंटू एन का वैल्यू आपके पास कितना आया 2 आया और अपॉन में आपको लिखना है 0.0591। बस आपको इसको सोल्व कर लेना है, तो आपका लोग के सी का वैल्यू आ जाएगा, लोग के सी इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 15.56 के समथिंग आपका आंसर आने वाला है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो लोग कैसी का वैल्यू आपको तो स्थिरांक पूछा था, सामने से स्थिरांक कैसी का वैल्यू पूछा था, तो कैसी का वैल्यू कैसे लिखोगे, कैसी इज इक्वल टू ये लोग इधर है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा एंटी लोग, ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। अब एंटी लोग निकालना आपको जरूर नहीं है, वहाँ एग्जाम में कोई आपको टेबल वगैरह नहीं दिया होगा इसको निकालने के लिए, तो आप सीधा लिख देंगे एंटी लोग 15.56, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका सामने उसका स्थिरांक निकल गया। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगी, ये सामने उसका स्थिरांक का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसको कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, इजी वे में कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ नहीं सिखाई जाएगी। आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं टीचर, आपको क्या सिखाते हैं कि ये थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाते हैं, न्यूमेरिकल एक एक आपको सोल्व करके नहीं सिखाया जाता। मैं आपको बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ, कहाँ से कैसे आ रहा है हर चीज़ मैंने आपको सिखाया है, तो आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आपको यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है, सारी इक्वेशन, और यहाँ पर आपको Zn के लिए अपचयन विभव दिया हुआ है, कॉपर के लिए भी अपचयन विभव दिया हुआ है। यहाँ पर आपसे वही पूछा गया है, दो चीज़ें यहाँ से पूछी गई है, एक तो आपको यहाँ पर ये कितना अधिकतम इसके द्वारा कार्य किया जाता है वो पता करना है, और एक साम्यावस्था स्थिरांक पता करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने को यहाँ ज़रूरत पड़ेगा ई नोट सेल का। सबसे पहले सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सोल्व देखेंगे आप इसका। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया, Zn से Zn2 प्लस बना, Zn आपका एनोड है, एनोड को इधर लिखा जाता है, तो Zns जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Zn2 प्लस में एक्वस, ठीक है। फिर सॉल्ट ब्रिज आपने बनाया, फिर आपका हो जाएगा जो Cu2 प्लस है ये एक्वस है, ये आपका कन्वर्ट हो गया आपका Cu में, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। तो जब भी अपन ई नॉट सेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं ई कैथोड ना, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो कैथोड में से एनोड को अपने को माइनस करना है। देखो कैथोड का आपको कितना दिया हुआ, कैथोड आपका कौन कॉपर वाला, तो ये दिया हुआ 0.34, इसमें से आपको माइनस करना है माइनस 0.76 आपका एनोड का दिया हुआ, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे 0.34 प्लस 0.76, इसको प्लस कर लें, 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा, 0 1 10 1 11.1 वोल्ट आपका आ गया, ठीक है। इसको आप 1.10 वोल्ट या 1.1 वोल्ट लिख लें, ठीक है। ये तो आपका निकल गया ये नोट से। अब जगह की कमी होने की वजह से मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना तो आपको आता है कि आप ये लोग निकाल लेंगे कि ई नोट सेल आप कैसे चाहूँ कि ये आपको कैथोड एनोड का दोनों का दिया हुआ था, तो ई नोट सेल आप लोगों ने इसको निकाल लिया, ये 1.1 आपका आया, इतना काम आपका हो गया। अब आपको सबसे पहले कार्य निकालना है, अधिकतम कार्य के लिए निकालना है। तो कार्य के लिए सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाते हैं, कार्य मतलब वही आपका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ई नोट सेल एन एफ, यही अपन ने किया था, है ना। सेल का इलेक्ट्रोड विभव और उसमें परिपथ में बहने वाली धारा के मल्टीपल क्यों ये नेगेटिव होता है, ये भी अपन ने लिख लिया था। तो बस ई नोट सेल आपके पास है, एन का वैल्यू आपको पता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है, एफ का वैल्यू क्या होता है, फेराडे 96,500 होता है, ये भी आपको पता है। तो चलो लिखते हैं माइनस ई नोट सेल की अगर बात करें तो कितना आया 1.1 इंटू यहाँ पर एन का वैल्यू आपका 2 होता है, एफ का वैल्यू होता है 96,500 कूलम, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 212,300, ये आपको मल्टीप्लाई करने पाया, ये आपका हो गया जूल पर मोल। अब इसको केजी पर मोल में अगर लिखना है तो 1000 का देखो आप इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 212.303, अब ये हो गया केजी पर मोल। इतना एनर्जी जो है यहाँ से निकलने वाला है, मतलब यही सेल के द्वारा किया गया अधिकतम क्या है कार्य है, ठीक है। ये जूल में था, इसमें मैंने किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, ये आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये एक काम तो आपका हो गया, पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया कि सेल के द्वारा अधिकतम कितना कार्य किया गया। चलिए ये वैल्यू भी यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू आपका आया जूल में अगर देखें तो कितना आया 212,300 जूल पर मोल। अगर इसको मैं केजी में लिखता हूँ तो ये आता है 212.300 केजे पर मोल, ठीक है।
ये वैल्यू भी मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अभी मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर साम्यावस्था स्थिरांक पता करना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रिलेशन था डेल्टा जी इज इक्वल टू और साम्यावस्था स्थिरांक में माइनस log Kc 2.303 RT, ये रिलेशन था। तो यहाँ से अपन साम्यावस्था स्थिरांक भी पता कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू भी अपने को पता है। तो चलिए सपोज अपन क्या करते हैं कि ये जो इधर मल्टीप्लाई में इधर अपन इसको अपोन में लेके आ जाते हैं, या पहले अपन वैल्यू रख लेते हैं, जो भी अपने को सही लगे आप वो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो अपन जूल में लेंगे ना, किलो जूल में नहीं लेंगे, जूल पर मोल में आपको लेना है। तो ये है आपके पास 212,300, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस log Kc। अब यहाँ लिखेंगे अपन 2.303 इंटू आर का वैल्यू भी आप लोगों को पता है 8.314 इंटू टी का वैल्यू जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, कहीं नहीं दिया होता, तो 298 आपका ये हो जाएगा। अब इस पूरे को अपन इधर लेके आ जाते हैं। और एक और चीज़, ये आपका माइनस में आंसर आया था है ना, डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है वो क्या में होता है, माइनस में होता है। तो ये माइनस लगाएं आप, यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये इस माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो क्या बचता है, 212,300 अपॉन, ये पूरा इधर अपॉन में आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा log Kc। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लें, काट पीट कर ले पूरा इसको। तो ये आपका आएगा 37.20, पीछे और भी आने वाला है, आप करके देख लेना, इज इक्वल टू log Kc। तो Kc का वैल्यू निकालेंगे तो Kc इज इक्वल टू आपका जो है log इधर आएगा तो एंटी log हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंटी log 37.20, ये आपका साम्यावस्था स्थिरांक भी निकल गया और कार्य कितना किया गया वो भी निकल गया। तो ये जो मैंने आज फॉर्मूले आपको सिखाए हैं, इनका यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी करें और वो रिलेशन भी समझें। आपसे इस बार इसमें से क्वेश्चन पूछने का है तो आप इसको अच्छे से कर लें, ठीक है। प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी की बुक उठाएं, तभी आपको मज़ा आएगा, और आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तभी मज़ा आएगा। बहुत जल्द अपन जो है लाइव भी आने वाले हैं, अपने साथ स्टूडेंट जुड़ने लग गए हैं, तो थोड़े स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद मैं लाइव आता हूँ, फिर मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊँगा, नोट्स भी दूंगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।